Hello guys, this is Sir Mahad Amir and welcome back. Guys, हम लोगों ने फर्स्ट 7 लेक्चर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स. जो हमारा आज का लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स के ऊपर है. काइनेमेटिक्स हम लोग लास्ट ईयर भी कुछ हद तक पढ़ते हुए आ रहे हैं. वी नो अबाउट सम थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें काइनेमेटिक्स के अंदर होती हैं. वी ऑल्सो नो कि यार हमारे पास इस सिलेबस के अंदर बहुत रेलिवेंस है ओ लेवल्स के नो-हाउ की, बट अगेन हम उसको रिव्यू करते हुए आगे चलेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू बी ऑफ द रूफ. एएस में जो काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो दैट इज गोइंग टू बी मच डिफिकल्ट देन व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर. कुछ चीज़ें सेम लगती हैं एज फार एज दी डेफिनेशंस हो गई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. आपने कभी भी लाइफ में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स नहीं पढ़े, आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ्स पढ़ते थे. आप लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स पढ़ते थे, आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स नहीं पढ़े. एक्सेलरेशन निकालते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो आप स्पीड टाइम ग्राफ से निकाला करते थे. तो ये सारी जो टर्म्स हैं वेलोसिटी टाइम की, क्योंकि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग पढ़ लेंगे कि दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो इनकी डायरेक्शन भी होती है एंड देन द ग्राफ गोज ऑन बोथ साइड्स, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे. वी आर गोइंग टू डिराइव फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन द 4 डिफरेंट equation of motion, and that derivation is very much important. We are going to solve problems using equation that represents uniformly accelerated motion in a straight line. तो आज की जो लेक्चर होगा वो इस पे बेस कर रहा होगा. We are going to describe an experiment to determine acceleration of free fall. इस पे भी हम लोग वर्किंग करेंगे maybe in the next or the next to next lecture, and we will be describing and explaining the motion due to uniform velocity in one direction and uniform acceleration in the perpendicular direction. तो हम इस पे भी वर्किंग कर रहे होंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन से क्या मतलब है, और जो है सर्कुलर मोशन का इसमें थोड़ा सा अनासर शामिल हो जाता है. तो ऑन दैट नोट हम लोग इस काइनेमेटिक्स के लेक्चर को ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 मे बी 6 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे होंगे. विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर्स. अगेन लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत डिलेड आते हैं उसके, और जो पेड ग्रुप है उसमें पहले होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लाइव क्लासेस कर रहे होते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द क्लासेस, यू कैन ज्वाइन देम. इतनी ज़्यादा हेफ्टी पेमेंट्स उनकी नहीं है, आप उनको ज्वाइन करके जो है ए लेवल्स को पढ़ सकते हैं. यू विल एंजॉय द क्लासेस, डोंट वरी. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू काइनेमेटिक्स. व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स बहुत ही आसान लफ्जों में स्टडी ऑफ मोशन को बोलते हैं. मूवमेंट, मोशन की स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं. मोशन रेस्ट भी हो सकता है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट भी मोशन है, और इसमें हम लोग उस मोशन की रीजन को, एनर्जी या फोर्स को डिस्कस नहीं कर रहे होते. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द मोशन इन जनरल कि यार कौन कौन से हमारे पास किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टॉप हो रहा है, तेज हो रहा है. तो ये सब चीज़ें हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं. सबसे पहली टर्म जो मैं हमेशा काइनेमेटिक्स की शुरू करता हूँ, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डिस्टेंस. And distance is basically the length of an actual path between 2 points. 2 points के बीच की length जो होती है that is known as distance. And distance is a scalar quantity. Scalar quantity हम लोगों ने last lecture of scalar and vectors में discuss की थी. ऐसी quantity जिसका कोई magnitude, जिसका कोई unit ना हो, ऐसी quantity जिसमें सिर्फ और सिर्फ magnitude and unit होता है, that is known as स्केलर क्वांटिटी. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो अगली टर्म है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. लेंथ ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तो इट इज क्लासिफाइड एज वेक्टर क्वांटिटी. इसमें मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगी. अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं ए और बी, तो मैं ए से बी तक कैसे भी चला जाऊं, दीज आर ऑल गोइंग टू बी माई डिस्टेंसेस. एंड इफ आई टेक अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट.
तो डिस्टेंस हमारे पास क्लियर होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्लियर होता है। दे आर बोथ मेजर्ड इन द एसआई यूनिट्स ऑफ मीटर्स, मीटर्स में मेजर किए जाते हैं। तो ये आपके पास एक चंद बुनियादी सी बातें हो गई। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। लेट्स कंसिडर अ साइक्लिस्ट traveling 500 meters due east along a straight road and then turning road and coming back 300 meters. What he's trying to say is, the cyclist is traveling in a straight line around 500 meters and then he came back 300 meters. Now, अगर अब मैं इस ओरिजिनल पॉइंट से बात करूं, दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट वेयर द जर्नी स्टार्टेड, तो इस बंदे ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज गोइंग टू बी 500 प्लस 300. सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गाय इज गोइंग टू बी 800 मीटर्स. यहां पे 80 लिखा हुआ है, इट इज 800 मीटर्स. ठीक है जी, यहां पे जो बंदे ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो 800 मीटर का डिस्टेंस होगा. बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल की फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अभी तक इसके दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जस्ट 200 मीटर्स. बहुत मशहूर कहावत यार, इफ यू डाई इन द सेम हॉस्पिटल यू आर बोर्न इन, your life's average velocity and displacement is zero. क्योंकि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट ही जिंदगी में कवर नहीं की. आपने जहां से शुरू किया, घूमे फिरे, अमेरिका गए, लंदन गए, जस्ट ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, यू केम बैक टू द सेम पॉइंट. तो इफ यू स्टार्ट एट अ पॉइंट, यू ट्रेवल द होल वर्ल्ड एंड देन यू केम बैक टू द सेम पॉइंट, योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, you have traveled this. So the total distance you have traveled is the total distance that there is. जितना path का distance था, वो total distance आपका travel distance है. But displacement starting point या reference point से कितना अभी आप दूर हो वो ली जाती है. इस बात को यहाँ पे जरूर गौर करके समझिएगा. तो अब यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए हम बात को आगे बढ़ते हैं. अब जो बात हम लोग करने लगे हैं दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. अगेन रिपीटेड बातें हैं, ऑलरेडी जानते हो सब लोग, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट अगेन रिपीट करना तो हमारा मकसद है, हम लोग सुनेंगे, लाजमी समझेंगे भी. स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोला जाता है. स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको मेजर करते हैं मीटर्स पर सेकंड में. तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती. एडम वाज ट्रेवलिंग एट 50 मीटर्स पर सेकंड. एडम वाज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड का मतलब यह है कि हमारे पास अगर कभी भी स्पीड लिखी जाएगी तो एडम 50 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, इस बात पे ये बात खत्म हो जाती है कि एडम इज ट्रेवलिंग एट 50 मीटर्स पर सेकंड. अच्छा, अगर मैं बात यहां पे वेलोसिटी की करता तो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सिंस दैट इज नोन एज वेलोसिटी, तो इस बात को याद रखिएगा जब भी बात ऐसे होती वेलोसिटी की, तो बताया जाता कि एडम वाज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, या कोई डायरेक्शन उसमें स्पेसिफाई की जाती अगर मैं बात वेलोसिटी की करता. क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है इसके अंदर सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है और हमारे पास यूनिट होता है. वेयर एज जो हमारी वेलोसिटी होती है इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड भी यूज करते हैं, यूनिट भी यूज करते हैं और डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करते हैं. सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ड्यू ईस्ट ड्यू वेस्ट बताया जाएगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर मेरी एक बॉल जो है इट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर्स पर सेकंड और ये स्पीड की बात कर रहा हूं टू द राइट, तो मैंने यहां पे 15 मीटर्स पर सेकंड लिखा. बॉल रीबाउंड करती है, रीबाउंड का मतलब टिप्पा खा के वापसी आती है. द स्पीड ऑफ द बॉल इज 12 मीटर्स पर सेकंड. इस
का ये मतलब है कि बॉल की स्पीड 15 से कम होके 12 हो गई, बट अभी भी मैंने इस आंसर को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा क्योंकि ये बात स्पीड की हो रही है। स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। अगर ऑब्जेक्ट राइट पे ट्रेवल करे, लेफ्ट पे करे, ऊपर करे, नीचे करे, डजेंट मैटर। आपकी जो स्पीड है वो हम लोग पॉजिटिव में ही लिखते हैं। अच्छा, अगर बेटे बात वेलोसिटी की हो रही है तो वेलोसिटी में अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू द राइट हैंड साइड तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, और जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा होता है तो वी टेक वेलोसिटी एज नेगेटिव। तो राइट पे वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया जाता है, लेफ्ट पे वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाता है। ये हमारे एक स्टैंडर्ड है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप चाहें तो राइट को लेफ्ट नेगेटिव ले लें और लेफ्ट को पॉजिटिव ले लें, बट एक तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी और एक तरफ डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर की जाती है। इट इज हाउ इट इज, ठीक है। अब एग्जामिनर में क्योंकि हम लोगों की डायरेक्शन एक तो लेफ्ट और राइट में मूव होती रहती है, तो वी आवरसेल्फ हैज फ्री चांस कि हम चाहें तो राइट को नेगेटिव ले लें। अब कोई बंदा बोलता है कि मैं राइट पे मूव करते हुए बोलता है ही इज ट्रैवलिंग एट 30 नेगेटिव 30 मीटर्स पर सेकंड, इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स उसने नेगेटिव डायरेक्शन को जो है सॉरी राइट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया हुआ है, तो वो लेफ्ट को पॉजिटिव कंसीडर कर लेगा। तो इसमें एज सच कोई जो है परेशानी की बात नहीं होती। बट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मूविंग ऑन फर्दर, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल्स में मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल्स, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो लाजमी सी बात है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटीज जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, बट हमेशा इनकी जो हमेशा जब ये सर्कल्स में मूव कर रही है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, बिकॉज इट इज कमिंग टू द सेम पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। तो इन सर्कुलर मूवमेंट average velocity after a complete circle is always zero and average displacement is also zero। याद रखिएगा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हमेशा एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है एंड डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होती है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, he took a turn, he traveled a displacement, करते 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 he came back to its original position जहाँ से उसने start किया, and he keep on doing so, definitely the average velocity and the displacement is going to be zero। average velocity and average displacement या net displacement हमेशा इसमें zero ही consider की जाएगी। इस बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं further on concept of acceleration पे move करके। बेटा अब बात क्या आती है कि सर इसी पॉइंट से मैं एक्सेलरेशन पे आऊंगा। लाजमी सी बात है यार, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग ओ लेवल्स के अंदर और आईजीसीएस के अंदर एक्सेलरेशन का नाम दिया करते थे। इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन की जो टर्म है, जो एक्सेलरेशन एक टर्म है, वो क्या है पहले इसको समझिएगा तसल्ली से। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट दो कंडीशंस में कर सकता है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन इज कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा या कम हो। इस बात को समझे, एक ऑब्जेक्ट या तो तेज हो रहा हो या हल्का हो रहा हो, स्पीड बढ़ रही हो या वेलोसिटी बढ़ रही हो या वेलोसिटी कम हो रही हो। इस बुनियादी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, और ये वही एक्सेलरेशन है जो आप लोग अपने जहन में समझ रहे होते हो। तो एक्सेलरेशन की जो पहली चीज है वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी
बढ़ या कम हो रही होगी तो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट होता हुआ हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। दूसरा, अभी हम लोगों ने जो बात की ऑब्जेक्ट के सर्कल्स में मूव करने की, क्योंकि उस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो ऐसे सर्कुलर मोशन में भी वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ऑल्दो इस दौरान हो सकता है थ्रू आउट द जर्नी इसकी स्पीड को कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ये ना तेज हो रहा हो ना हल्का हो रहा हो, बट क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था, लेफ्ट पे जा रहा था, नीचे जा रहा था, राइट पे जा रहा था, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वाज अ कर्वेचर। इस वजह से वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो दो बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, या तो ऑब्जेक्ट तेज या हल्का हो रहा हो तो ये कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। अब जो ये चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, इसमें हम लोग सर्टेन बातें करते हैं छोटी छोटी सी, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की जो है बातें हैं और जो है बहुत ज़रूरी भी हैं, इनको हम समझेंगे भी कि इसमें भी हमारे पास कुछ बड़ी ही ज़्यादा बुनियादी ज़रूरतें हैं ताकि हम लोग इनको समझ लें, फ्यूचर में आसानी हो जाए। इस कॉन्सेप्ट से मैं आगे के टॉपिक को भी लिंक करूंगा। इट्स गोइंग टू बी अ हेक ऑफ अ चैलेंज। लेट्स डिस्कस दिस। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहले हमारे पास आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ये इंतहाई ज़रूरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे हम लोग अभी आगे भी बहुत सारी तवील गुफ्तगू करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हर सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है एट अ सेम रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इनिशियली एक ऑब्जेक्ट 0 मीटर्स पर सेकेंड पे ट्रेवल कर रहा था एंड इट चेंज द स्पीड टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, increased it to 20 meters per second, increased it to 30 meters per second, and every second this increase was constant. हर गुजरते सेकंड उसकी स्पीड बराबर बराबर से, स्पीड मतलब वेलोसिटी बराबर बराबर से बढ़ रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थी। ईच सेकेंड द ऑब्जेक्ट स्पीड वॉज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। हर सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 10-10 मीटर्स पर सेकेंड करके बढ़ रही थी। उसके स्पीड के चेंज होने का रेट बिल्कुल कांस्टेंट था, बराबर बराबर स्पीड उसकी जो है इंक्रीज हो रही थी। इस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। लेट्स सपोज पहले सेकंड मेरी जो स्पीड है वो 10 मीटर्स पर सेकंड बढ़ जाए, उसके बाद जो स्पीड है वो 20 मीटर्स पर सेकंड बढ़ जाए, मतलब इनिशियली 0 till 10 एंड देन 10 till 30। तो पहले 10 का इंक्रीज आया, उसके बाद 20 का इंक्रीज आया, एंड देन फ्रॉम 30 till 80 50 मीटर्स पर सेकंड का इंक्रीज आया। तो स्पीड तो इसमें बढ़ रही है, वेलोसिटी तो इसमें बढ़ रही है, बट द रेट एट विच द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इनिशियली सिर्फ 10 से बढ़ी वेलोसिटी, फिर 20 से बढ़ गई और फिर 50 से बढ़ गई। ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो रही है, बढ़ भी रही है और उसका रेट भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फिर हमारे पास आती है बेटे बात डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की। जो दूसरी सिचुएशन है बेटा वो हमारे पास है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की। इसको भी जरा देख लीजिएगा, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पे बाय मिस्टेक इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास पहले सेकंड स्पीड लेट्स सपोज 0 से 10 बढ़ी, अगले सेकंड स्पीड बढ़ के हो गई 10 till 18, उसके अगले सेकंड स्पीड या वेलोसिटी बढ़ के 10 18 till 24। तो इफ यू लुक एट इट क्लोजली,
अभी भी the object is getting faster, the velocity of the object is increasing. Initially it increased by 10 meters per second, then it increased by 8 meters per second, and after that it increased by 6 meters per second. But if you look at both of these examples really closely, you will realize कि इसमें जो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वो इनिशियली थोड़ी सी बढ़ी, फिर उससे ज्यादा और फिर और ज्यादा बढ़ी. और सेकेंड वाली में वेलोसिटी इसमें भी बढ़ रही थी, बट शुरू में ज्यादा बढ़ी, उसके मुकाबले में अगली बार थोड़ी सी कम गाड़ी तेज हुई, उसके मुकाबले में अगली बार गाड़ी थोड़ी और कम तेज हुई, बट तेज तीनों सिचुएशन में हुई. तो इनको इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है. और ये तीनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होती है. एक में बढ़ रही है, एक में कम हो रही है और एक में सेम रह रही है. ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें हम लोग बहुत डिटेल में वर्किंग कर रहे होते हैं. इसका बहुत काम आएगा आगे भी. विल मूव ऑन टू दैट. अच्छा, अगर वेलोसिटी कम हो रही हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 से वेलोसिटी जो है 30 हो गई, ठीक है, 30 से 30 तो नहीं होगी, 100 से हमारे पास वेलोसिटी 70 हो गई, 70 से हमारे पास वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकंड हो गई. तो हमारे पास जब वेलोसिटी 100 से 70 और 70 से 40 हो गई, तो ईच सेकेंड इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी के कम होने को वी कॉल इट डिसेलरेशन. एंड इन डिसेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव. You get to know that the speed, yeah, the car is getting slower, the velocity of the car is decreasing in magnitude. Magnitude में वो decrease हो रही है, and the car's velocity is decreasing in terms of magnitude. That's why we call it deceleration, जिसमें गाड़ी slow down हो रही होती है. ठीक है, ये सारी examples थी acceleration की. Change in direction वाली बात भी याद रखिएगा, जब object circles में move कर रहा होता है या car is taking a turn or something like that, तो because of the change in direction, the velocity of the car is changing, hence we call it acceleration. क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, therefore it is said to be accelerating, and the acceleration is always towards the center of the circle. acceleration हमेशा सेंटर पे होती है, and velocity is always at perpendicular 90 degrees to the direction of acceleration. ये हमारे पास याद रखिएगा. फोर्स का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन के टॉपिक में आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते थे. बट इन सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इट इज टेंड टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. और इसकी डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही होती है, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग. ठीक हो गया जी. अगेन इस बात को समझिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, नीचे आया, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव थी, स्पीड दी हुई है. ऑब्जेक्ट ऊपर गया, उसकी वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकेंड है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, और लेट्स से इसको 0.1 सेकेंड लगा, तो आप क्या बोलेंगे? दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम. दैट इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. अभी हम इसको जिक्र भी करेंगे. फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, लेट्स टेक द फाइनल वेलोसिटी एज पॉजिटिव, 8 ले ली, माइनस, क्योंकि मैंने ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, तो मैं नीचे आते वक्त वेलोसिटी को नेगेटिव लूंगा, -10 ओवर टाइम 0.1 है. दैट वुड बी 8 + 10 18 डिवाइडेड बाय 0.1, विच इज गोइंग टू बी 180, आई गेस 180 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर्ड की एक्सेलरेशन इसने की है. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को क्लियर होती होगी. ऑन दैट नोट, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज एक्सेलरेशंस इक्वेशंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट गाइस, आज के लेक्चर की जो लास्ट हम लोगों ने जो सेगमेंट है, उसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे. ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है इक्वेशंस ऑफ मोशन. आपको 100% इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होनी चाहिए. They should be on your fingertips all the time. Pace of kinematics हर क्वेश्चंस में यूज हो रही होती है. इनके यूज केस कैसे आता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करने लेक्चर में. बट ऑन दैट नोट, सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस करना है कि होती क्या है. इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है, सबसे पहले इनकी जो बात है वो ये है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज हो सकती हैं, जहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो
या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में ये यूज नहीं हो सकती। तो या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या फिर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, वरना इक्वेशंस ऑफ मोशंस कभी भी यूज नहीं हो सकती। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये 4 डिफरेंट इक्वेशंस हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होती हैं हमारे पास फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, और इनकी डेरिवेशंस हैं। इनमें से 2 तो बहुत सिंपल हैं। हमारे सिलेबस में जो टर्म थी वो यही थी कि ड्राइव फ्रॉम द डेरिवेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने यहाँ पे डिराइव की हुई है, बट इट्स ऑलवेज माय, मुझे बड़ा मज़ा आता है, इट्स फन टू डिराइव देम, सो आई ड्राइव इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न हाउ टू डिराइव देम। इनकी डेरिवेशन इस पार्ट ऑफ योर सिलेबस आ जाती है पेपर में। अच्छा जी, सबसे पहले तो यार एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, जिसमें v और u फाइनल और इनिशियल एक्सेलरेशन होते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर से हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। when this t will be multiplied on that side, it would become at is equals to v minus u, and then u will be taken on that side, it becomes v is equals to u plus at। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरी, वेलोसिटी क्या होती? इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये इक्वेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमारे पास याद रखिएगा, इससे जो दूसरी इक्वेशन डिराइव होती है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्चुअली में जो इक्वेशन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसका यूज केस देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एएस लेवल में, ओ में भी करते थे, आईजीसीएसई में भी करते थे, बट स्पेशली डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे एएस में। एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके आई जस्ट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी एवरेज वेलोसिटी। सिंस इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम इस तरीके से इसका एवरेज ले सकते हैं, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट बाय टाइम। सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हमने बड़े आराम से निकाल दिया that average velocity is displacement divided by time, या displacement is average velocity multiplied by time. So this is going to be the second equation of motion. S is equals to v plus u over 2 times t. अच्छा, ये दोनों इक्वेशन बहुत आराम से बहुत क्लियर होनी चाहिए। थर्ड को देखिएगा, अगर मैं हमारे पास अपने इस इक्वेशन में टाइम को सब्जेक्ट बनाऊं तो इट वुड बी v माइनस यू ओवर a। मैंने यहां पे पहली इक्वेशन में टाइम को सब्जेक्ट बनाया, एंड देन इस टाइम को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर टाइम की जगह पे। व्हाट आई वुड बी लेफ्ट विद इज s इज इक्वल्स टू, स्टे विद मी, v प्लस u ओवर 2, and in place of time I would be writing is v minus u over a. Now a 2 or a being in denominator can be multiplied on that side, 2as यहां आ जाएगा, and we would be left with v plus u and v minus u. O level maths की एक आइडेंटिटी थी a plus b a minus b, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सिमिलरली v प्लस यू और v माइनस यू बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के, एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई विल बी यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज फ्रॉम द ब्लू पेन,
S is equals to V plus U over 2 times T, और इस इक्वेशन में नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज मैं V इज इक्वल्स टू U प्लस AT को यहां पे V की जगह पे सब्सटीट्यूट करूंगा। तो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज V की जगह पे ये वाली इक्वेशन दैट सिंस V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, तो यहां पे S मैं रेड से करना शुरू करता हूं। अब S इज इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ V U प्लस AT लिख रहा हूं, ये वाला U अपनी जगह पे, ये V की जगह पे U प्लस AT सिंस V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है। अपनी जगह पे 2 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल अपना मासूम सा, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट लिटिल बिट, ठीक है। इसके फ्रंट पे ही लेके आ रहा हूँ। ये हम लोगों ने 2 वहाँ मल्टीप्लाई करा दिए, यहाँ पर अभी नहीं कराएं। S इज इक्वल्स टू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2U प्लस AT डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स T है। देखते जाइएगा, S इज इक्वल्स टू मैंने ये 2U को T से, तो 2UT आ गया, और AT स्क्वायर को भी T से मल्टीप्लाई करवा दिया, AT स्क्वायर हो गया, एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है दैट इज S इज इक्वल्स टू 2UT ओवर 2, मैंने दोनों के साथ डिवीजन में 2 लिख दिया क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर था, एंड द फाइनल इक्वेशन दैट आई वुड गेट इज S is equals to UT plus 1 over 2 AT square या AT square over 2. This is the fourth equation of motion. Maybe a little challenging to derive, but again it's quite simple. You have to derive it 5 times that to learn them. आपको ये 5 बार derive करोगे सारी equations। पहली तो बहुत simple है, तीसरी भी I guess 2-3 बार करोगे याद हो जाएगी, फोर्थ में 3-4 बार करोगे याद हो जाएगी। Make sure you derive them 4 or 5 times in order to learn them. Look at my notes, I've already typed them all, ठीक है। एक एक तरीके से velocity is not constant, average velocity क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 डिराइव की है, फिर किसको सब्जेक्ट बना के रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 3 डिराइव की है, और किस तरीके से इक्वेशन नंबर 4 डिराइव होती है, एंड देन ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने साफ सुथरे तौर पे यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, इनकी डेरिवेशन भी देख सकते हैं। मैंने अपने हाथ से भी आपके लिए इसीलिए कर दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इनको डिराइव करना है। These are going to be the 4 equations of motions. That is going to be the core part of our learning of kinematics. इनसे ज़्यादा important मेरे ख्याल से ग्राफ्स ही होते हैं, and then graphs again वो भी अपने टाइम पे करेंगे। In the next lesson we'll be covering some questions जिसमें हम लोग uniformly accelerated motion से के related कुछ questions करेंगे। They are very commonly repeated questions. Then we'll move on to a couple of past paper questions as well जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। एंड देन ऑन दैट नोट हम लोग अगला लेक्चर जो है वाइंड अप करेंगे, एंड विल ऑन द थर्ड लेक्चर विल बी कवरिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द ग्राफ्स। तो लेट्स कॉल इट अ डे फॉर द फर्स्ट लेक्चर, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। मेक श्योर टू ड्राइव द इक्वेशंस at least 5 times in order to learn them.